आयंस क्या होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आयंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 जो होगा ना, उसमें बोहर मॉडल है, उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा पूरा आयन कैसे, प्लस आयन, नेगेटिव आयन, मतलब कैटायन और एनायन वगैरह, इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अभी हम इतना देख लेते हैं कि व्हाट इज़ आयन। सो कंपाउंड्स com- compounds composed of metals and non metals contain charged species। तो कंपाउंड होते हैं ना, जो मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो कंटेन करते हैं चार्ज स्पीसीज। चार्ज हमेशा कुछ ना कुछ इन पे स्पीसीज होती हैं जो चार्ज रहती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आयन कहते हैं। ठीक है, द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। तो जो जो आयन होता है ना, वो चार्ज पार्टिकल होता है। चार्ज मतलब वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो अब जैसे कंपाउंड कंपाउंड है किसका है, सोडियम का और क्लोरीन का। तो सोडियम का हम देख पा रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज है, और क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है। तो ये सोडियम पॉजिटिवली चार्ज क्यों है और क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज क्यों है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आयन कितने टाइप के होते हैं, आयन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। कैटायन क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनायन क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो कैटायन के बारे में हम देख लेते हैं। दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस, दे आर फॉर्म्ड when an atom loses a negative charge। ठीक है, therefore they always have negative charges less than normal atoms। एग्जाम्पल के लिए Na+1 सोडियम, दिस इज सोडियम कैटायन विद 1 पॉजिटिव चार्ज। ये सोडियम है, इस पर एक जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये हमें ये पॉजिटिव चार्ज आयन होगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज जो होता है ना, जब कोई एटम एक लूज़ करता है एक नेगेटिव चार्ज को, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो इस पे आके पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब एनाइन क्या होता है, दे आर नेगेटिवली चार्ज आयंस एंड फॉर्म्ड एंड आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम गेन्स एन नेगेटिव चार्ज। जब एक एटम नेगेटिव चार्ज गेन करता है तो एनाइन बनता है। देयरफॉर दे हैव नेगेटिव चार्जेस मोर देन नॉर्मल एटम्स। ठीक है, एग्जाम्पल के जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन पे -1 होता है, दिस इज क्लोरीन एनाइन विद 1 नेगेटिव चार्ज। तो इसके लिए एक पूरा मेथड होता है, वो मेथड मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि उसके लिए मतलब ऑर्बिट होता है ना, एक ऑर्बिट होता है, सेल 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 का एक ऑर्बिट होता है। ठीक है, तो शेल में जितनी भी, जैसे के और के क्या कहते हैं, के क्लास होती है, एल होती है, एम होती है, एन होती है। ठीक है, तो इसमें वैलेंसी में ही ये इस हिसाब से रहता है कि इसमें 2 रहते हैं। ठीक है, इस जो ऑर्बिट होता है इसमें 2 रहते हैं, इसमें 8 रह सकते हैं। ठीक है, इसमें 18 होते हैं, ऐसी ऐसी मतलब ऐसे इसको, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप। ठीक है, चलो ये छोड़ो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी तो आप इतना समझ लो। ठीक है, कि नेगेटिव चार्ज को हम एनाइन बोलेंगे और पॉजिटिव चार्ज को हम कैटाइन कहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस कैटाइन, नेगेटिव चार्जेस एनाइन। तो अब वैलेंसी देखते हैं, वैलेंसी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वैलेंसी हमेशा पता होनी चाहिए हमको। तो द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। फॉर आयंस द चार्ज इंडिकेट्स द वैलेंसी ऑफ द आयंस। तो जैसे क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ये आपको याद करनी है। नाइट्रोजन की 3 है, मैग्नीशियम की 2 है, कैल्शियम की भी 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है, कार्बन की 4 है, कार्बोनेट की 2 है, नाइट्रेट की 1 है, सल्फेट की 2 है, अमोनियम की 1 है। ठीक है, आपको ये याद क्यों करना है, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी वैलेंसी कैसे निकालने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं, लेकिन बस आपको इतना समझना है कि ये कंबाइनिंग पावर होती है ना। ये कंबाइनिंग पावर कह सकते हैं, इसको कैपेसिटी कहते हैं किसी एलिमेंट की
उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी इस एलिमेंट की, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसको हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आयन है तो उसमें चार्ज जो होता है, जितना भी चार्ज होगा वो उसकी वैलेंसी को इंडिकेट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी से हम केमिकल जो फार्मूला होता है वो उसके हम रूल्स लिखते हैं, है ना। तो वैलेंसीज ऑफ द आयंस मस्ट बैलेंस, तो हमेशा ना जो वैलेंसीज होती है ना आयन की, उनको बैलेंस होना ही होता है, हमेशा होना ही चाहिए। इन अ केस वेयर बोथ metal and non-metal substance are present in a compound, the name of the metal is always written first in the chemical formula. For example, sodium chloride is written as NaCl. अब जैसे NaCl है तो इसमें हमको हमेशा पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट, हमेशा ये फर्स्ट है। जैसे ये सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम को हमेशा पहले लिखेंगे, Cl Na नहीं लिखेंगे, क्योंकि सोडियम क्या है, सोडियम मेटल है, ठीक है, और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो हमेशा हमको मेटल को फर्स्ट पे लिखना है, इसलिए ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ठीक है, तो इसलिए हम इसको NaCl लिखेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस, मैंने आपको बता दी है ना कि मोर देन 2 वो पॉली एटॉमिक हो जाएगा। जैसे मोनोटॉमिक होता है, डायटॉमिक होता है, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऑक्टा, ऐसे एटॉमिक आयंस होते हैं, ऐसे ही पॉली एटॉमिक आयन होता है। The ion is written in brackets before writing the number of ion associated to it. In a case of a single ion, there is no need to mention the ions in brackets. ठीक है, जैसे CaSO4 है ना, तो ये 2 जो है ना वो, ये सल्फर जो है हमारा, सल्फर ऑक्साइड, तो ये हमेशा क्या पॉली एटॉमिक आयन है, इसलिए हम इसको 2 ब्रैकेट के बाहर 2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे देख लेते हैं, राइटिंग द फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। ठीक है, सिंपल कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। जब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होगा तो उनको बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, हाउ टू राइट अ फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, write the symbols of the corresponding elements of the compound as explained in next PPT. Write the valencies of the elements of the compound, cross over the valencies. ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ ना कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं। हियर आर फ्यू एग्जांपल ऑफ राइटिंग द केमिकल फार्मूला। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, तो सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है, Na2O है ना, तो उसमें Na2O में हम लिख लेते हैं, जैसे हमने Na सोडियम लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया। ठीक है, अब इस पर जो सोडियम है इस पर 1 चार्ज होता है ना, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। ठीक है, और Na2O कैसे हो जाएगा फिर, कि जैसे ये लिखा है यहाँ पे, O का लिख लिया, ये यहाँ पे लिख लिया, इसमें क्रॉस ये लिखा था ना, यहाँ पे ये लिखा है, देखो, क्रॉस ओवर ऑफ द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट, उसको हम क्रॉस ओवर करेंगे, ऐसे क्रॉस ओवर करते हैं, तो Na को 2 मिलेगा, ऑक्सीजन को 1 मिलेगा, तो 1 को तो हम रिप्रेजेंट करते नहीं है, तो ये Na2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सोडियम सल्फाइड में देखेंगे, NaS, इसमें 1 होता है, सल्फाइड पे -2 होता है, तो Na2S हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड पे जैसे Al पे 3+3 चार्ज होता है, क्लोरीन पे, क्लोराइड पे -1 होता है, तो AlCl3 हो जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑक्साइड है, ठीक है, और हाइड्रोजन है, तो 1s का, मैग्नीशियम का 2 है, तो MgOH2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये OH2 क्यों लिखा है ब्रैकेट के बाहर, ये मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको बताया कि ये क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है, इसलिए इसको ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट चैप्टर में कि इस पर -1 चार्ज कैसे आया और उस पर +3 चार्ज कैसे आया। ये मैं आपको सेल ऑर्बिट वाला कंसेप्ट समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। आप तो इतना समझ लो कि ऐसे ऐसे हम केमिकल फार्मूले को लिख लेते हैं, वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करके। ठीक है, चार्ज लिख लेते हैं, उससे अपना फार्मूला बन जाता है। तो अब देख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास होता है समीशन ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस इन अ मॉलिक्यूल। जितने भी मॉलिक्यूल में एटॉमिक मासेस होते हैं उन सब का सम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेशन एटॉमिक मास यूनिट, AMU, ये बता चुका हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 कैन बी कैलकुलेटेड एज, जैसे H है, ठीक है, इसका 1 है। ठीक है, अब नाइट्रोजन का मैं आपको बता चुका हूँ 14 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है,
जैसे देखिए मैंने आपको बोला था ना, आपको ये याद करनी है ये टेबल। ये देखिए हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 है ना। तो आपको ऐसे इस टेबल को याद करना है। ठीक है, तो HNO3 में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन 1 है, ठीक है, और नाइट्रोजन है हमारा 14, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं, ऐसे 1 लिख लिया हमने हाइड्रोजन का, 14 लिख लिया नाइट्रोजन का, 16 लिख लिया ऑक्सीजन का, लेकिन O3 है तो 16 में मल्टीप्लाई हम 3 करेंगे तो कितना होगा, ये 48 हो जाएगा, प्लस 14 प्लस 1, तो 48 प्लस 14 कितना हो जाएगा 62, और 1 60, टोटल 63 हो जाएगा। तो ये 63U मतलब एटॉमिक मास यूनिट हो गया। ठीक है, फार्मूला ऑफ यूनिट मास क्या होगा, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज इट्स फार्मूला यूनिट मास। ठीक है, द फार्मूला यूनिट मास इज यूज्ड इन केस ऑफ सब्सटेंस दैट constitute ions. For example, formula unit mass of sodium chloride can be calculated as 1 into 23 plus 1 into 35.5। तो अब देखो जैसे NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम का मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे Na2 तो लिखा नहीं है, Cl2 तो लिखा नहीं है, ठीक है, ये तो लिखा नहीं है, वरना हम यहाँ पे Na की कितना है, Na का 23 है सोडियम का, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे तो सिंगल है ना, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, इसलिए हम सोडियम जैसे ये 23 है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है, सिंगल एटम है, डायटोमिक है। ठीक है, ऐसे क्लोरीन है तो क्लोरीन में 1 इंटू क्लोरीन कितना होता है 35.5 होता है। तो आप मल्टीप्लाई करके तो कुछ निकलेगा कि नहीं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको सिंपली हम दोनों को ऐड कर देंगे। 35.5 को 23 से ऐड कर देंगे, है ना, तो कितना निकल आएगा 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ZnO का, तो 1 Zn जिनका कितना होता है 65 एटॉमिक मास, प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे भी O है, ऑक्सीजन में भी आगे O2 नहीं लिखा है, तो 1 इंटू 16 एटॉमिक मास यूनिट, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 81। ऐसे ही हम Na2O का निकाल लेंगे 62U आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे K2CO3 का 138U आएगा। इसको आप करके देख लेना, ये सिंपल है, क्योंकि जैसे अभी मैं बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको ना। K2CO3 निकालते हैं, ठीक है, अब K2 में 2 है ना, ये 2 है, तो 2 इंटू K का कितना आएगा एटॉमिक मास, कितना है 39 है ना, प्लस अब इसमें क्या है C है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, अब C का कितना है, C के आगे तो कुछ नहीं है, तो C 1 इंटू होगा, कार्बन का कितना होता है 12 होता है ना, प्लस अब O3 लिखा है ना, O3 है ये, तो 3 इंटू ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, तो सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, 78 आएगी, इसकी 12 आएगी, इसकी 48 आएगी, तो 138 निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम केमिकल इक्वेशन में ना मोल कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे इसमें 2 कैल्शियम प्लस O2 तो 2CO2, जैसे वी से दैट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंबाइन, ये 2 मॉलिक्यूल है ना, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ठीक है। वी कैन ऑल्सो दैट 24 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विथ 32 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म 56U ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। तो ऑब्वियसली है ना कि जब 24 कार्बन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि C है, C की कार्बन का कितना होता है 12 होता है, आप 2 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, O का कितना है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। आप 2 को 16 से मल्टीप्लाई करो 32 आएगा, अब 32 को 24 को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा
56 आएगा, है ना। तो वेरी सिंपल। Therefore, we can characterize the quantity of a substance by its mass or by its number of molecules। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे सब्सटेंस की, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अ केमिकल इक्वेशन डायरेक्टली इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग देयर एक्शन, thus it is convenient for us to refer to the number of substances in a chemical reactions as numbers of molecules of atom। ठीक है, वही चीज़ है इसमें, ठीक है। मोल क्या होता है, ठीक है, मोल को समझ लेते हैं। मोल इज़ अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट हैज़ अ मास इक्वल टू द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ स्पीसीज। कुछ नहीं होता, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ इक्वल है किसके, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास उस स्पीसीज़ के। स्पीसीज़ कैसी, एटम, मॉलिक्यूल या आयन और पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक इसका फिक्स्ड फार्मूला है ना, एक फिक्स्ड फार्मूला नहीं, मतलब इसकी एक फिक्स्ड ये रेशो है 6.022 इंटू 1023। 1023 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसमें एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं। सो इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं ना, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज द सेम एज द एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे H2O है तो उसमें 9 ग्राम H2O है, तो उसमें 1 ग्राम जो होगा वो हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन होगा। तो ये ग्राम क्या है, ये मोल नंबर ही है उसका, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, ये देख लेते हैं हम। तो एटॉमिक मास क्या होता है, कुछ नहीं, सेम चीज़ है। द एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, अगर उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो अब एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही उसको अगर हम किसको, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, आपको ग्राम देखना है, ग्राम से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो ऐसे ही एटॉमिक मास निकलेगा, ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। एग्जांपल के लिए कि एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज़ 32 एटॉमिक मास यूनिट, तो ग्राम एटॉमिक मास का सल्फर कितना होगा, 32 ग्राम होगा, ठीक है, क्योंकि 32 एटॉमिक मास यूनिट है। ऐसे ही है ना, इसमें क्या है, सल्फ़र का जो 1 एटम है सल्फ़र का, उसमें 32 सल्फ़र हैज़ 1 मोल आइटम होंगे, ठीक है, जो कि किसके बराबर होंगे, 6.022 इंटू 1023 एटम्स ऑफ सल्फ़र। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसका फार्मूला होता है 6.022 इंटू 1023, ठीक है। ये फार्मूला है इसका, किसका, मोल्स का निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। दोनों फार्मूलाज के थ्रू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि मोल क्या होता है, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, मास क्या होता है, एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं ना, रिलेट कैसे करते हैं एक दूसरे से। तो ये मैंने आपको बताया था 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम के, ठीक है, ओके। क्योंकि कार्बन लिखते ना C12। ऐसे ही हाइड्रोजन का देखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसे ही 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये सेम चीज़ है, हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मोल, एवोगैड्रो नंबर और मास, ये तीनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो रिकैपिटुलेशन करते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन देखा, एंड ये भी बताया कि एटम जो होती है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, ठीक है। और कभी भी मोस्टली या कभी भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, और जबकि रिटेन करता है क्या, अपनी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को वो रिटेन करता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है। और ये आपके लिए मैंने होम असाइनमेंट दिया है,
है ना, इसको आपको कंप्लीट करना है। 9 क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म केमिकल फार्मूला क्या होता है, स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच इंडिकेट्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, तो ये आपको फिर से रिवाइज करके करना होगा, ठीक है। नेम टू साइंटिस्ट हु एस्टेब्लिश द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, किसने किया है। एक का तो पी से है सरनेम, ठीक है। गिव टू ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ड्रॉबैक क्या था डाल्टन की थ्योरी का। और मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आपको इस क्लास में बताया है। व्हाट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ जॉन डाल्टन टू फॉर्मुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, बेसिस क्या था ये भी मैंने आपको बताया था टू लास्ट क्लास में ना। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इज दिस लॉ एप्लीकेबल टू द केमिकल रिएक्शन, एलैबोरेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है ना, उस वो एप्लीकेबल है केमिकल रिएक्शन में, ये भी आपको बताना है, ठीक है। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ बाइनरी कंपाउंड, ये भी आपको करना है। डिफाइन मोल एवोगाड्रो नंबर, ये मैंने अभी अभी बताया कुछ टाइम पहले, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपको इतना करके बताना है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 को स्टार्ट करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ऐसी ही क्लास लेते रहिए, कोई भी डाउट हो आप डाउट को मेरे आप राइट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपका एक अलग से सेशन ले लूँगा, ठीक है। इसी तरह आप ना मेरे चैनल पे बने रहो, इसको सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियोस को। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, है ना। टेक केयर।